गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का पिनाइकल पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश हरदुबे आज आप लोगों के सामने पुनः एसएससी के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो ज्योग्राफी का सेक्शन है उसको लेकर के उपस्थित हूं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को सामान्य अध्ययन की तैयारी हेतु दो पुस्तक उपलब्ध कराई गई है। एक पुस्तक पूरी तरीके से हिंदी माध्यम में है और दूसरी पुस्तक पूरी तरीके से इंग्लिश माध्यम में। यहाँ पर 6065 प्लस प्रश्नों का कलेक्शन है और ये जो प्रश्न है ये चैप्टर वाइज क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी काफी बेहतर ढंग से दिया गया है। तो आप अपनी भाषा की सुविधा के अनुसार यहाँ पर अपनी पुस्तक का चयन करें और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि ज्योग्राफी में अन्य कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। हम लोग इससे पूर्व लगभग 100 प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। आज उसके आगे के जो प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो प्रश्नों की अभी चर्चा हो रही है ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। तो आइए आज समझते हैं अगले प्रश्नों की। यहाँ पर जो डिस्कशन है ज्योग्राफी का होगा और जो टॉपिक चल रहा है ये चल रहा है महाद्वीप और महासागर। और इसी के अंतर्गत जो अगला प्रश्न हमारा है ये भी काफी बेहतर है, आप इसको ध्यान से पढ़ें और समझें क्या लिखा गया है। द प्लेट मूव्स ऑन अर्थ आर क्लासिफाइड इनटू, अर्थात यहां पर कह रहा है कि पृथ्वी पर प्लेट प्रवाह को प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया इसी के बारे में पूछ रहा है। 3, 2, 5 और 6। जो प्लेट होती है, प्लेटों का जो मूवमेंट होता है, प्लेटों का जो संचलन होता है यह 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। एक जो संचलन होता है उसको कहते हैं हम लोग समानांतर। क्या कहते हैं? समानांतर अर्थात पैरेलल। दूसरा होता है जिसको कहते हैं हम लोग अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसारी अर्थात इसी को कहते हैं कन्वर्जेंस। क्या कहते हैं? कन्वर्जेंस। और एक होता है जिसको हम कहते हैं अभिसारी। एक है अपसारी, एक है अपसारी। और अपसारी को हम कहते हैं डाइवर्जेंस। क्या कहते हैं? डाइवर्जेंस। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा 3 टाइप हैं। तो यहां पर 3 टाइप होगा। कौन कौन सा? एक है समानांतर, एक है अभिसारी और एक है अपसारी। यहां पर अपसारी में क्या होता है? अपसारी में 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है। जब प्लेट एक इधर चली जाए और एक इधर चली जाए तो यह होता है अपसारी। क्या कहलाता है? अपसारी। इसी प्रकार जब 2 प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, एक दूसरे के क्या आती हैं? पास आती हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसारी। इसी प्रकार पैरेलल जो होती हैं, तो पैरेलल एक दूसरे का क्या होता है? पैरेलल चलती हैं, तो उसको हम लोग समानांतर के नाम से जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न यहां पर देखिए क्या लिखा गया है। ओशन एक्सीडेंटिफिकेशन इज द ऑनगोइंग डिक्रीज इन द pH ऑफ अर्थ ओशन कॉज्ड बाय द अपटेक ऑफ, फिलअप करना है, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अर्थात महासागरीय अम्लीकरण पृथ्वी के महासागरों के pH में निरंतर कमी है जो वायुमंडल से अर्थात के तेज होने का कारण है। किसका ये परिणाम है? महासागर की लगातार अम्लीयता घट रही है, ऐसा शोध के द्वारा हम लोगों को स्पष्ट होता है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? विकल्प के माध्यम से पहले इसकी पुष्टि करते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं। लिखा गया है मेथेन, कि वायुमंडल में लगातार मेथेन बढ़ रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर लिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर लिख रहा है कि नाइट्रोजन, और फिर लिख रहा आर्गन। तो जो बेस्ट आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन का परिणाम है। जब हम लोग जीवाश्म ईंधन का दहन करते हैं तो वहां से अत्यधिक मात्रा में निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। यह कार्बन डाइऑक्साइड करता क्या है? एटमॉस्फेयर में जाता है। CO2 जब अधिक होता है तो जो हमारा ग्रीन हाउस गैस है इसको असंतुलित कर देता है। तो जब ग्रीन हाउस गैस असंतुलित होता है तो इसका परिणाम क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग होती है।
लेकिन यही जब CO2 बढ़ता है तो इस CO2 का अधिकांश अमाउंट महासागरीय वनस्पतियों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसका अवशोषण किया जाता है। क्या किया जाता है? अवशोषण करता है। कौन अवशोषण करता है? जो महासागरीय वनस्पतियां हैं। कौन? महासागरीय वनस्पतियां इसको अवशोषित कर लेती है, और इसी का परिणाम होता है कि यहां पर जो अम्लीयता है ये लगातार घट रही है। क्या हो रही है? अम्लीयता लगातार घट रही है। तो यह इसका मूल कारण है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि द लोवेस्ट नोन पॉइंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड which is present in the Pacific Ocean, अर्थात पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु कहलाता है जो प्रशांत महासागर में मौजूद है। हम लोग प्रीवियस एपिसोड में देख चुके हैं और पुनः ये प्रश्न रिपीट कर रहा है, इसलिए आप यकीन करिएगा प्रश्नों की पुनरावृत्ति भी होती है, रिपीटेड प्रश्न आते ही आते हैं, तो इसलिए आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है। क्या ऑप्शन यहाँ पे लिखा गया है? पहला लिखा गया है फैक्टोरियल द्वीप, फिर लिखा है चैलेंजर द्वीप, यहाँ पर डीप है। क्या है? डीप है। ये द्वीप नहीं बल्कि डीप होगा। क्या होगा? डीप। ये डीप सब, ठीक है ना, ये भी डीप होगा। फिर लिखा है ग्रेट ब्लू होल, फिर लिखा है ग्रेट बैरियर रीफ। तो क्या सही होगा यहाँ पर? आंसर ये होगा चैलेंजर डीप। हमने डिस्कस किया था कि प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी किनारा है, कौन सा किनारा है? पश्चिमी किनारा है, क्योंकि प्रशांत का दो किनारा है। जो एशिया की तरफ है वह प्रशांत का कौन सा किनारा है? पश्चिमी किनारा है। तो प्रशांत के पश्चिमी किनारे में जो स्थान स्थित है उसी का नाम है मारियाना गर्त, और मारियाना गर्त का जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चैलेंजर डीप कहते हैं। क्या कहते हैं? चैलेंजर डीप। तो यहां पर आंसर हो गया बी। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है इन कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग द नाइट विंड ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी बिकॉज, अर्थात तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि। का कारण पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया है लो प्रेशर इज क्रिएटेड ऑन लैंड, अर्थात पृथ्वी पर कम दबाव बनता है। दूसरा क्या लिख रहा है? लैंड कूल्ड स्लोअर देन वाटर, अर्थात भूमि पानी की तुलना में धीमी गति से ठंडी होती है। फिर क्या लिख रहा है? वाटर कूल स्लोअर देन लैंड, अर्थात पानी भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। फिर लिख रहा है हाई प्रेशर इज क्रिएटेड एट सी, समुद्र में उच्च दाब बनता है। एक बात तो पहले स्पष्ट कर लीजिए, जो हवा होती है, क्या विंड जो चलती है, यह सदैव हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। अगर ये मान लेते हैं हाई प्रेशर है और यहां पर लो प्रेशर है, तो हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही चलती है। ये बात तो स्पष्ट होनी, ठीक है। और हवा चल किधर से रही है? तो तट से। देखिए रात के समय हवा समुद्र से, ठीक है ना, स्थल से समुद्र की ओर चलती है। स्थल से कहां जाती है? समुद्र की ओर। तो इसका तात्पर्य है स्थल पर होगा हाई प्रेशर। क्या होगा? स्थल पर होगा हाई प्रेशर और समुद्र पर होगा लो प्रेशर। ये बात तो ठीक हो गई ना। तो पहला क्या लिखा है? लो प्रेशर इज क्रिएटेड ऑन लैंड। ये तो गलत हो गया ना। लैंड पे लो प्रेशर होगा तो हवा स्थल की तरफ से जल की तरफ चलेगी ही नहीं, गलत हो गया। फिर लिखा लैंड कूल स्लोअर देन वाटर, यहां पर ये भी गलत है। जो जलराशियां होती हैं यह लंबे समय में ठंडी और लंबे समय में गर्म होती है, बल्कि जो स्थल खंड होता है यह शीघ्रता से गर्म भी होता है, शीघ्रता से ठंडा भी होता है। तो ये भी गलत हो गया। फिर लिख रहा है वाटर कूल्स स्लोअर देन लैंड। ये बात ठीक है कि जो जल है यह स्थल की तुलना में लंबे समय में ठंडा होता है और लंबे समय में गर्म होता है, इसलिए ये क्या है? यहां पर लिखा वाटर कूल्स स्लोअर देन लैंड। ये बात ठीक है। फिर लिख रहा है हाई प्रेशर इज क्रिएटेड एट सी। अगर सी पर हाई प्रेशर हो गया तो हवा सागर से स्थल की तरफ चलेगी, जबकि हवा को किधर से चलाना है? स्थल से सागर की तरफ चलाना है, इसलिए भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो सही क्या है? केवल सी ऑप्शन यहां पर सही है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न यहां पर ध्यान से पढ़ें और देखें क्या लिखा गया है। विच वाटर बॉडी इज प्रेजेंट टू द साउथ ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के दक्षिण में कौन सा जल निकाय मौजूद है? भारत को आप लोग पहचान रहे होंगे, यह अपना भारत है और इसी भारत के दक्षिण में जो जल राशि है इसी का नाम क्या है? हिंद महासागर। क्या नाम है? हिंद महासागर, अर्थात इंडियन ओशन। विकल्प क्या लिखा है? पैसिफिक ओशन, फिर अरेबियन ओशन,
बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। तो बे ऑफ बंगाल है लेकिन यह ओशन नहीं है। प्रश्न क्या पूछा? जल निकाय। तो आप कह सकते हैं सर बे ऑफ बंगाल भी तो जल बॉडी ही है, लेकिन अगर पूरे भारत की देखा जाए तो पूरे भारत के वह दक्षिण में नहीं है, बल्कि भारत के एक सेक्शन के केवल दक्षिण में है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी तो यही है ना। जबकि पूरे भारत के दक्षिण में जो जल राशि है उसका नाम क्या है? हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर है। इसलिए आंसर हो जाएगा यहां पर डी। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर और देखते हैं यहां पर क्या है प्रश्न। लिखा है यहां पर कि यहां पर द रिदमिक राइज एंड फॉल्स ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अर्थात समुद्र के पानी का दिन में 2 बार लयबद्ध रूप से बढ़ना और गिरना कहलाता है ज्वार और भाटा। क्या कहलाता है? ज्वार और भाटा। प्रत्येक व्यक्ति जानता है, फिर भी यहां पर प्रश्न लिखा है। इसको कहते हैं फॉल, इसको कहते हैं टाइड, इसको कहते हैं वेव, इसको कहते हैं करंट। इसको क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर जो महासागर के संबंध में होते हैं वहां पर दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है। लेकिन पृथ्वी का एक ऐसा प्लेस है जहां पर दिन में 4 बार ज्वार और भाटा की स्थिति देखने को मिलती है, और वह स्थान जो है वह मिलता है न्यू साउथहैम्पटन में। कहां मिलता है? न्यू साउथहैम्पटन में, जो कहां पर है? जो ब्रिटेन है उसी के साउथ में स्थित है। तो आप उसको भी मैप पे क्या करें? लोकेट करें और देख लें। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिलोंग टू द पोलर रीजन, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा देश ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित है? और विकल्प क्या लिखा गया है? कनाडा है, कोलंबिया है, चिली है और चीन है। तो आंसर तो यहां पर कनाडा है, क्योंकि कनाडा का ही क्षेत्र है जो 66.5 डिग्री नॉर्थ के उत्तर में है। कुछ भाग आर्कटिक सर्किल में उसका पड़ता है भाग। तो आर्कटिक सर्किल से कितने राष्ट्र हैं जो अपना संबंध रखते हैं? तो टोटल राष्ट्र की संख्या है 8। कितने राष्ट्र हैं? 8। आप इसको इसी प्रीवियस मैप में आइए देख लेते हैं। यहां पर ये है ना, यहीं पर आप समझिए, ये वाला जो सर्किल आपको ऐसे मिलती है ऊपर से, ये मिलती है आपको आर्कटिक सर्किल। तो यहां पर आपको कनाडा मिलेगा ही मिलेगा। यहां पर यूएस का एक पार्ट है जिसका नाम क्या है? अलास्का है, तो इसलिए यूएस भी आ जाता है, ग्रीनलैंड भी आता है। फिर इधर आते हैं, इधर आपको कौन मिलता है? इधर आपको एक रसिया मिल जाता है। फिर कौन मिल जाता है? यहाँ पर डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है। और यहाँ पर आप जब गिनेंगे तो हम उस पे आ जाते हैं, अर्थात इस वाले पे, ठीक है ना? नहीं और आगे, ठीक, हाँ इस पे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या कहा? यूएसए है। फिर कौन है? कनाडा है, कनाडा भी आता है यहाँ पर। फिर कौन आता है? फिर यहाँ पर अगला जो आता है वो है ग्रीनलैंड है। क्या है? ग्रीनलैंड है। फिर कौन है? डेनमार्क है, स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है। क्या है? फिनलैंड है। और कौन है? रसिया है, यानी रूस है। तो आप इस प्रकार से गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 राष्ट्र हैं जो आर्कटिक सर्किल से अपना संबंध रखते हैं, और इसी में कनाडा भी स्थित है। यहां पर अगला प्रश्न है द प्रोसेस ऑफ सीपेज ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड, अर्थात भूमि में जल के रिसने की प्रक्रिया को कहा जाता है। भूमि में जल के रिसने की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहां पर लिखा गया है इनफिल्ट्रेशन, अंतः स्पंदन। और क्या कहा जाता है? डिप्लेशन, अर्थात अवक्षय। फिर लिखा स्टोरेज। फिर लिखा है यहां पर रिप्लेसमेंट, अर्थात पुनः परिपूर्ति। तो एक ही शब्द है, उसका नाम अंतः स्पंदन। क्या है? अंतः स्पंदन, अर्थात इसे कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं? इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, चलिए फिर अगले प्रश्न पर आते हैं। और अगला प्रश्न यहां पर देखिए क्या लिखा गया है? विच वाटर बॉडी कवर्स एन एरिया ऑफ, यहां पर आप देखिए कितना लिखा गया है, आप क्रम से पढ़ लीजिएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यहाँ पर लगभग 15 करोड़ 55 लाख, नहीं 1 करोड़ 55 लाख 58 हजार वर्ग किलोमीटर का एरिया है। और यह मेक्स अप ओनली 4.3% ऑफ द
ग्लोबल ओशन। इसका तात्पर्य कौन सा जल निकाय 1,55,58,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है तथा वैश्विक महासागर का केवल 4.3% भाग कवर करता है। वो कौन सा है? आर्कटिक है, जो सबसे छोटा है। कौन है? आर्कटिक, जो सबसे छोटा महासागर है। अगर सबसे बड़े की बात किया जाए तो सबसे बड़ा कौन है? पैसिफिक है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। उससे छोटा कौन आता है? अटलांटिक आता है। अटलांटिक से छोटा कौन आता है? इंडियन ओशन आता है। इंडियन से छोटा कौन आता है? तो एक आपका सदर्न ओशन है। फिर कौन आता है? आर्कटिक ओशन। तो ये आपके प्रोसेस है। ठीक, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला जो प्रश्न यहां पर लिखा गया है इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें क्या लिखा गया है। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ इन द वर्ल्ड, अर्थात विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है? बहुत ध्यान से पढ़ना है और उत्तर देना है। यहां पर क्या लिखा है? द शेल्फ ऑफ इंडिया, अर्थात भारत की शेल्फ। फिर लिखा है द इंडियन ओशन शेल्फ, हिंद महासागर का शेल्फ। फिर लिखा है द शेल्फ इन द पैसिफिक ओशन। फिर लिखा है द साइबेरियन शेल्फ इन द आर्कटिक ओशन। तो जो आंसर सही है वो तो है ये डी वाला, क्योंकि सर्वाधिक चौड़ा जो शेल्फ होता है जिसको कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट, जब आप स्थल से महासागर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला जो जल में जलमग्न स्थल राशि मिलती है उसी का नाम होता है मग्न तट। क्या होता है? मग्न तट। लिखा जाता है महाद्वीपीय मग्न तट, लेकिन इस पर महासागर का जल आविष्ट होता है। और इसी के आगे जब चलते हैं तो उसका नाम होता है महाद्वीपीय ढाल, और फिर यहां पर आते हैं तो होता है महाद्वीपीय उभार। ये सब पार्ट उसी का है। तो जो मग्न तट होता है अर्थात शेल्फ होता है, यह होता है महाद्वीप का पार्ट, लेकिन इसके ऊपर जल राशियां रहती ही रहती हैं। और सर्वाधिक चौड़ा कौन सा शेल्फ है? तो उसका नाम क्या है? साइबेरियन शेल्फ है, जो आर्कटिक ओशन की तरफ बना है। किधर बना? आर्कटिक ओशन की तरफ बना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, बहुत ध्यान से पढ़ें, कोई जल्दीबाजी नहीं है और उत्तर भी बहुत सहजतापूर्वक दें, लेकिन कंप्लीट पढ़ने के पश्चात। क्या लिखा गया है? Which outside layer of the earth is less dense, thick and andesitic to granite composition, अर्थात पृथ्वी की कौन सी बाहरी परत ग्रेनाइट संरचना के लिए कम घनी, मोटी और एंडेसेटिक हैं? विकल्प क्या क्या लिखा गया यहां पर? पहला लिखा गया है ओशनिक क्रस्ट। फिर क्या लिखा गया यहां पर? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। फिर लिखा गया है मेंटल। फिर लिखा है आउटर कोर। आंसर क्या होगा यहां पर? बहुत ध्यान से आप पढ़ के देखिए। यहां पर जो आंसर हो जाएगा, लिख रहा है कि बाहरी परत ग्रेनाइट संरचना के लिए कम घनी, मोटी और एंडेसिटिक होती है। तो कम घनी जो होती है वो कौन सी होती है? महाद्वीपीय। महाद्वीपीय जो भू प्रॉपर्टी होती है, वैसे महासागरीय क्रस्ट भी होता है, महाद्वीपीय क्रस्ट भी होता है। तो महाद्वीप वाला जो क्रस्ट होता है ये कम डेंस वाला होता है, जबकि जो ओशनिक होता है ये ज्यादा डेंस होता है। और विशेष तौर पर एंडेसाइटिक किस्म की एक लावा होती है, और ये जो एंडेसाइटिक होता है यह थोड़ा इंटरमीडिएट किस्म का मैग्मा होता है। कैसा होता है? इंटरमीडिएट किस्म का मैग्मा होता है। मैग्मा के भी कई टाइप होते हैं। एक मैग्मा होता है जो एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक होता है। एक मैग्मा होता है जो कैसा होता है? इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट। और एक मैग्मा होता है जो कैसा होता है? बेसिक होता है। कैसा होता है? बेसिक होता है। और एक होता है अल्ट्रा बेसिक। क्या होता है? अल्ट्रा बेसिक। तो यहां पर जो एंडेसाइटिक लिखा गया है टर्म, एंडेसाइटिक जो एक प्रकार की चट्टान है ग्रेनाइट की, यह किस प्रकार की है? तो यह एंडेसाइटिक जो है यह इंटरमीडिएट किस्म का है। कैसा है? इंटरमीडिएट किस्म का है। तो यहां तक बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहां पर जो लिखा गया है काफी बेहतर है। क्या लिखा गया है? Which sea is the northwestern part of the Indian Ocean that covers a total area of approximately, यहां पर है 14,91,000 स्क्वायर माइल्स एंड फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द मेजर सी रूट्स बिटवीन यूरोप एंड इंडिया। इसका तात्पर्य इंडियन ओशन का ही एक पार्ट है जो कहां पर स्थित है? कह सकते हैं इसके उत्तर और पश्चिम में स्थित है, उसका नाम पहचानना है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। कौन सा समुद्र
हिंद महासागर का उत्तर पश्चिम भाग है, जो लगभग 14,91,000 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहां पर किलोमीटर नहीं बल्कि माइल्स है, मील है, में फैला हुआ है और यूरोप और भारत के बीच प्रमुख समुद्री मार्ग का निर्माण करता है। उसका नाम क्या है? विकल्प आप पढ़ें। लिखा है अरब सागर, कैस्पियन सागर, तो कैस्पियन तो यहां पर रहता ही नहीं है। कैरेबियन, कैरेबियन का संबंध कहां से है? उत्तरी अमेरिका अटलांटिक महासागर से, तो ये भी तो नहीं होगा। मेडिटेरेनियन कहां है? मेडिटेरेनियन का संबंध हिंद महासागर से है ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन? अरब। इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। यहां पर जो प्रश्न लिखा गया है काफी बेहतर है। क्या लिखा गया है? आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट डज नॉट अफेक्ट द सैलिनिटी ऑफ द ओशन, अर्थात उस कारक की पहचान करें जो समुद्र की लवणता को प्रभावित नहीं करता है। यहां पर क्या विकल्प दिया गया है? पहला लिखा गया है द टाइप ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द वाटर बॉडीज, अर्थात जल निकायों में पाए जाने वाले समुद्री सूक्ष्म जीवों के प्रकार। फिर क्या लिख रहा है? द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन, वाष्पीकरण और वर्षा की दर। फिर लिखा विंड, और लिख रहा है क्या? द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर फ्लोइंग इनटू द ओशन, अर्थात समुद्र में बहने वाले ताजे पानी की मात्रा। तो जो सैलिनिटी होती है, बेसिक तौर पर सैलिनिटी होती क्या है, पहले इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं। सपोज दैट यह कोई हमारा एक पात्र है और इस पात्र में जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है और इसी जल में कुछ मात्रा है साल्ट की। किसकी मात्रा है? कुछ मात्रा यहां पर सपोज दैट हम लेते हैं किसकी? साल्ट की ले लेते हैं। यहां पर कुछ मात्रा किसकी है? साल्ट की है। अब बताइए आप, अगर इसमें से पानी को हम निकाल देंगे, जिस भी कारण से निकले, इसका जो साल्टेशन है ये बढ़ेगा, साल्ट का परसेंटेज बढ़ेगा। और यदि इसमें हम जल को मिला दें तो जो हमारा साल्ट है ये डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। यही बातें हैं। तो यहां पर अगर इसमें ताजा पानी मिला दिया जाए, ताजा पानी मिला दिया जाए, तो इससे इसकी जो हम क्या सकते हैं सैलिनिटी या लवणता ये कम हो जाएगी। तो यह जो लिखा गया है ये तो सही है ना, इसलिए ये आंसर तो हो नहीं सकता। कह रहा है जिसका संबंध नहीं हो उसी का चयन करना है, तो इसका संबंध है इसलिए इसको तो हम दे नहीं सकते, इसलिए हो नहीं सकता। फिर लिखा विंड। हाँ, विंड क्या करती है? जब इधर के जल को हटा के इधर कर देती है तो ऐसे में सैलिनिटी का भी प्रभाव इस पर पड़ता है, तो इसका भी प्रभाव पड़ेगा, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। फिर क्या लिखा? द रेट ऑफ इवेपोरेशन, अर्थात वाष्पीकरण, अगर इसमें से पानी निकल रहा है और फिर वर्षा का पानी आ रहा है, इससे भी तो इसकी जो लवणता है प्रभावित हो रही है ना, इसलिए है तो ये भी सही, और सही है तो इसलिए ये भी गलत हो गया। हाँ, लेकिन जो जल निकायों में पाए जाने वाले समुद्री सूक्ष्म जीव हैं, इसके परिणाम स्वरूप इसकी सैलिनिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए आंसर जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ए वाला। क्या हो जाएगा? ए वाला। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहां पर अगला प्रश्न लिखा गया है व्हाट हैपेंस टू द सैलिनिटी एट द सरफेस ऑफ द ओशन, समुद्र की सतह पर लवणता का क्या होता है? कहां पर समुद्र की सतह पर लवणता का क्या होता है, इसके बारे में प्रश्न पूछ रहा है। तो क्या होता है? इंक्रीज बाई प्रेसिपिटेशन, वर्षा के कारण बढ़ता है। क्या ये बात सत्य है? अगर वर्षा होगी तो उस पात्र में एक्स्ट्रा जल आ गया, फ्रेश जल आ गया, तो सैलिनिटी घट जाएगी, तो क्या हो गया? गलत हो गया। फिर लिख रहा है डिक्रीज बाय द लॉस ऑफ वाटर टू आइस और इवेपोरेशन, अर्थात डिक्रीज होती है, यहां पर लिख रहा है बर्फ या वाष्पीकरण के रूप में जल की हानि से घट जाती है। तो घटेगी कि बढ़ेगी? अगर बर्फ या ताजा पानी आकर के उसमें मिल जाए तो उससे तो बढ़ेगी ना, घटेगी। अगर किसी भी बीकर में और आपने फ्रेश वाटर मिला दिया तो इसका इसका तात्पर्य है कि उसका जो सैलिनिटी है वो घट रही है। और यहां पर क्या लिख रहा है? यहां पर आप लिख रहे हैं कि बर्फ या वाष्पीकरण के रूप में जल की हानि से जल जब निकलेगा उसका क्या होगा? घटेगी सैलिनिटी, क्या होगी? घट जाएगी। तो ये बात सत्य है। फिर लिख रहा है इंक्रीज बाय द लॉस ऑफ वाटर टू आइस इवेपोरेशन, अर्थात
बर्फ या वाष्पीकरण के रूप में जल की हानि से बढ़ जाती है, बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है। क्या होती है? ये लिख रहा है बढ़ जाती, गलत, घट जाती है। फिर लिख रहा है वाष्पोत्सर्जन से घट जाती है। अगर बीकर में से आप जल निकाल देंगे तो बढ़ जाएगा ना, घटेगा थोड़ा, बढ़ जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो सही कौन सा है? केवल दूसरा वाला यहाँ पर सही आंसर है। आते हैं अगले प्रश्न पर। हमें यही उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी, और यहाँ पर जितने प्रश्न बहुत व्यवस्थित ढंग से पुस्तक में इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, तो आप पुस्तक को अवश्य प्रेफर करें। पुस्तक के साथ साथ आप वीडियो को देखने का प्रयास करें, तो आपका जो नॉलेज है काफी बेहतर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई डाउट आपके मन में रहेगा ही नहीं रहे। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहां पर जो अगला प्रश्न है काफी बेहतर है, और क्या लिखा गया है? आइडेंटिफाई द सॉल्वेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। इसका तात्पर्य है समुद्र के सबसे उथले हिस्से की पहचान करें। समुद्र का कई पार्ट है, एक लिखा है महाद्वीपीय शेल्फ अर्थात महाद्वीपीय मग्न तट, फिर लिखा है महाद्वीपीय ढलान, हमने डिस्कस किया है, फिर लिखा है गहरे समुद्र के मैदान जो ओशन बॉटम होता है, फिर लिख रहा है गर्त, ट्रेंच। तो ट्रेंच तो महासागर का सबसे गहरा बिंदु होता है। अगर हम बात करें ऐसे आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है शेल्फ, फिर आता है मग्न तट, अरे पहले मग्न तट आता है, फिर आता है ढाल, ये आता है शेल्फ, इसी को कहते हैं क्या हम लोग? शेल्फ। सबसे पहले शेल्फ आता है, ये सबसे ऊपर होता है, फिर ढाल आता है, क्या आता है? ढाल आता है, फिर यहाँ पर उभार आता है, क्या आता है? उभार आता है, और जब ऐसे नीचे चलते हैं तो ये होता ओशन बॉटम, ये भी तो गहरा है ना, और इसी ओशन बॉटम में आपको कहीं कहीं क्या मिलता है? ट्रेंच मिलता है, गर्त मिलता है, ये तो और गहरा हो गया। तो सबसे ऊपर कौन है? शेल्फ। इसलिए आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्या? अर्थात महाद्वीपीय शेल्फ या महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है विच वाटर बॉडी इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ओशन स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 70,500, गलत पढ़ दी, यहां पर लिख रहा है 70 करोड़ 56 लाख यहां पर वर्ग किलोमीटर है ऑन द अर्थ सरफेस। यहां पर फिर से पढ़ लो 7 करोड़ 56 5,60,000, 7 करोड़ 5,60,000 वर्ग किलोमीटर है। अर्थात पृथ्वी की सतह पर कौन सा जल निकाय 7 करोड़ 5,60,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा है। मान लो एरिया ना याद रहे, कोई दिक्कत नहीं, एरिया याद रहने का कोई औचित्य भी नहीं है कि सबको एरिया याद रहे, हाँ, लेकिन ये जो लिख दिया है तीसरा सबसे बड़ा है। तीसरा सबसे बड़ा कौन है? इंडियन ओशन। कौन है? इंडियन ओशन। सबसे बड़ा प्रशांत, दूसरे नंबर पर अटलांटिक, तीसरे नंबर पर इंडियन ओशन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन ओशन हो जाएगा, अर्थात यहां पर है ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है Which of the following is a group of island found in the tropical ocean consisting of coral reef and central depression? अर्थात निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले द्वीपों का एक समूह है जो प्रवाल भित्तियों और एक केंद्रीय गर्त से बना है? इसका तात्पर्य क्या है? ये देखो, वैसे आंसर जो होगा पहले पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? गियोट है, एटॉल है, सी माउंट है और लैगून है। तो किसे हम कहते हैं सी माउंट? पहले तो इसको ध्यान रखते हैं। सी माउंट क्या होता है? अगर कोई ओशन बॉटम है और इसी में जल भरा है, यहां पर अगर कोई पर्वत रूपी संरचना होती है तो इसको क्या कहते हैं? सी माउंट कहते हैं। यहीं पर कोई अगर इस प्रकार की संरचना होती है पठार रूपी तो इसको क्या कहते हैं? गियोट कहते हैं। और यहीं पर लैगून भी मिलता है। क्या मिलता है? लैगून भी मिलता है। और यहीं पर एटॉल मिलता है। एटॉल एक प्रवाल भित्ति से निर्मित होने वाली संरचना है जो इस प्रकार से होती है। ऐसे है तो यह राउंड रूप में रहेगी चारों तरफ से, और बीच में यहां पर जल की कुछ राशियां होती हैं। तो ये जो संरचना बनती है इसी का नाम होता है क्या? एटॉल। क्या होता है? एटॉल। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एटॉल। एटॉल एक प्रवाल भित्तियों से निर्मित होने वाली संरचना है। प्रवाल भित्ति की पहली जो संरचना होती है, जो प्रारंभिक होती है, उसको कहते हैं हम लोग तटीय होती है। क्या होती है? तटीय। उसके पश्चात बनती है अवरोधिका, और इसके पश्चात जो बनती है उसका नाम होता है एटॉल। क्या नाम होता है? एटॉल। यहां तक बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो अगला प्रश्न लिखा गया है द नॉर्थ ईस्ट कैनियन एंड सी माउंट मरीन नेशनल
मॉन्यूमेंट्स इज लोकेटेड इन द, अर्थात पूर्वोत्तर घाटी और समुद्री पर्वत राष्ट्रीय स्मारक में स्थित हैं। तो कौन सा स्मारक है यहाँ पर? अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर। विकल्प में क्या क्या लिखा गया? आर्कटिक, एरेबियन, अटलांटिक और रेड। तो आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। इसके पश्चात अगर हम देखें तो जो अगला प्रश्न है काफी बेहतर है। क्या लिखा गया है? द ब्लैक सी इज इन द ओशन, अर्थात काला सागर महासागर में है। काला जो सागर है किस महासागर में है, इसके बारे में प्रश्न पूछ रहा है। तो क्या यहां पर विकल्प दिया गया? पहले पढ़ लीजिए। अटलांटिक का पार्ट है, पैसिफिक का पार्ट है, आर्कटिक का पार्ट है, इंडियन का पार्ट है। तो अगर आप मैप को थोड़ा बहुत लोकेट करते हैं और देखते हैं तो इंडियन ओशन का संबंध इससे कहीं से भी नहीं है। ना तो आर्कटिक का संबंध है और ना तो प्रशांत का संबंध। संबंध केवल किसका है? अटलांटिक का है। अटलांटिक का ही पार्ट जो आपको मिलता है ये नॉर्थ सी में मिलता है, ब्लैक सी में मिलता है, बाल्टिक सी में मिलता है। जितने उधर के सी हैं सब इसी से संबंध रखते हैं। तो इसलिए आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए, अटलांटिक महासागर से संबंध होता है किसका? ब्लैक सी का। ठीक है, आगे आते हैं। और अगला जो प्रश्न है ये भी काफी अच्छा है, आप इसे ध्यान से पढ़ें और समझें। क्या लिखा गया यहां पर? Which of the following statement about tide is incorrect? अर्थात ज्वार भाटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या क्या विकल्प लिखा गया है? हाई टाइड्स अगर when the moon is in the its first and last quarter। देखिए, ज्वार भाटा का संबंध या चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, या हम यूं कहें कि अमावस्या और पूर्णिमा से ही होता है। और वैसे प्रत्येक दिन ज्वार भाटा आता ही आता है, अर्थात इसका ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि क्वार्टर में ही ऐसी घटनाएं घटित होंगी, ऐसा कोई संकल्पना नहीं है। तो इसलिए पहला वाला ही क्या है? एक गलत है। बाकी आप पढ़ेंगे लो टाइड्स आर आल्सो कॉल्ड निप टाइड, सही है, इसी को निप टाइड हम कहते हैं। अर्थात जो अष्टमी के दौरान आता है ज्वार, कब आता है? अष्टमी के दिन, इसी को क्या कहते हैं? निप टाइड कहते हैं। और जो पूर्णिमा और अमावस्या को आता है उसको स्प्रिंग टाइड कहते हैं, अर्थात हाई ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? हाई ज्वार, स्प्रिंग टाइड होता है। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं ज्वार भाटा पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है, ये भी बात सही है। तो सही ए भी है, सही ए भी है। और ये भी लिखा है कि बृहद ज्वार जिसको हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड, क्या कहते हैं? स्प्रिंग टाइड, या पूर्णिमा अमावस्या का था, ये भी सेंटेंस सही है। गलत केवल पहला वाला है, और गलत होने के कारण वही हमारा आंसर हो रहा है। बातें ठीक है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न लिखा गया इसको ध्यान से पढ़ें और समझें। क्या लिखा गया है? लिखा गया है नेम द ओनली सी इन द वर्ल्ड दैट डज नॉट हैव अ लैंड बाउंड्री। तात्पर्य क्या है? विश्व के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसकी कोई भूमि सीमा नहीं है। यहां पर क्या क्या विकल्प लिखा गया है? सारगैसो, फिर यहां पर लिखा है पिकोरा, फिर लिखा है एमुंडसा, फिर लिखा गया है इरोइस सागर। तो जो सही आंसर है वह है सारगैसो सागर। सारगैसो जो सागर है यह इसी अटलांटिक महासागर के मध्य में स्थित है। यहां पर पाई जाती है सारगैसम नामक की घास, और उसी घास के नाम के आधार पर इसको हम कहते हैं सारगैसो सागर, जिसकी बाउंड्री महासागर से घिरी हुई है। और उस महासागर का क्या नाम? अटलांटिक महासागर। तो ऐसा एक ही सागर है जिसकी बाउंड्री महासागर से घिरी हुई है, और अटलांटिक महासागर के मध्य में सागर है जिसका नाम है सारगैसो सागर। क्या नाम है? सारगैसो सागर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आप ध्यान से पढ़ें। क्या लिखा गया है? ऑलमोस्ट 98% ऑफ अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ 8 एलिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर अमॉन्ग दीज एलिमेंट। अर्थात जो भू प्रॉपर्टी होती है, भू प्रॉपर्टी का लगभग 98% जो भाग होता है यह प्रमुख रूप से 8 एलिमेंटों से मिलकर के बना है। कितने से बना है? 8 एलिमेंटों से मिलकर के बना है। और उसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है? यहां पर क्या क्या विकल्प लिखा गया है? कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम और सिलिकॉन। तो यहां पर कार्बन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, कार्बन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। बल्कि सर्वाधिक अगर देखा जाए किसका कंट्रीब्यूशन होता है
तो वहां पर कौन आता है? ऑक्सीजन आता है। कौन आता है? ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, निकिल है, फेरस है, ये सब का नाम आता है, लेकिन यहां पर कार्बन का नाम नहीं आता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कार्बन इसके अंतर्गत शामिल नहीं होता है, जबकि यहां पर सोडियम है, पोटेशियम है, सोडियम भी आता है, पोटेशियम भी आता है, आयरन है, निकिल है, एल्युमिनियम है। इस प्रकार से आप देखेंगे 3, 2, 5, 3, 8, तो आप यहाँ पे 8 एलिमेंट मिल जाते हैं। आगे आते हैं और अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो लिखा गया है काफी बेहतर है, ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा गया है? बाउंड्रीज अकर्स व्हेन प्लेट्स कोलाइड्स एंड वन आ पुशेस अंडर द अदर। अर्थात सीमाएं तब होती हैं जब प्लेट आपस में टकराती हैं और एक दूसरे को दूसरी के नीचे धकेला जाता है। अर्थात एक ऐसे प्लेट है और एक प्लेट और है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? दूसरी प्लेट एक प्लेट के नीचे क्या हो रही है? यहां पर ऐसे इसको धक्का मिल रहा है। क्या मिल रहा है? धक्का मिल रहा है। ऐसे बात कर रहा है, एक प्लेट दूसरे के नीचे धकेला जाता है। तो ये जो यहां पर एक बाउंड्री बन रही है, ये जो बाउंड्री बन रही है, इसी बाउंड्री का नाम पूछा। तो यहां पर देख रहे हैं 2 प्लेटें एक दूसरे के करीब आ रही हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं? अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसारी प्लेट बाउंड्री, अर्थात कन्वर्जेंस प्लेट मार्जिन। क्या कहते हैं? कन्वर्जेंस प्लेट मार्जिन। तो यहां पर आप देखिए लिखा गया है कन्वर्जेंस ट्रांसफार्म। ये जो ट्रांसफार्म होता है ये समानांतर का है। किसका है? इस समानांतर का पार्ट है, ठीक है। फिर लिखा है कॉन्टिनेंटल, तो कॉन्टिनेंट का कोई यहां पर औचित्य नहीं है। डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस का मतलब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। जब एक दूसरे से ऐसे दूर जाती हैं इसको हम डाइवर्जेंस कहते हैं। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर कौन सा है? केवल अभिसरण है। कौन सा है? अभिसरण। यही आंसर सही हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहां पर जो अगला प्रश्न लिखा गया ये भी काफी बेहतर है। क्या प्रश्न है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। देखिए, जो अविभाजित हमारा स्थलखंड था उसका नाम था पैंजिया, और उसकी चारों तरफ जो महान जल सागर था उसका नाम था पैंथालसा। लेकिन पैंजिया के मध्य में था टेथिस भूसन्नति, और उसके अगर मान लेते हैं ये पैंजिया था पूरा, इसके मध्य में था टेथिस भूसन्नति, और इसके उत्तर वाला जो पार्ट था इसका नाम था अंगारा लैंड। क्या नाम था? अंगारा लैंड। और नीचे वाला जो पार्ट था इसका नाम था गोंडवाना लैंड। क्या नाम था? गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड उत्तर वाला था और गोंडवाना लैंड कहां था? दक्षिण वाला था। और इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट कौन है? तो इसी देखिए ये वाला जो सेक्शन है ना, ये सब किसके पार्ट है? ये सब गोंडवाना लैंड किसके हैं? गोंडवाना लैंड। इसी में कौन कौन आता है? दक्षिणी अमेरिका है, इसी में अफ्रीका का पार्ट आता है, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट आता है और इंडिया का पार्ट आता है। तो विकल्प पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा है कि नहीं? है। फिर क्या लिखा है? दक्षिणी अमेरिका है, भारत है, नॉर्थ अमेरिका नहीं है। नॉर्थ अमेरिका इसका पार्ट नहीं, इसलिए यही क्या है? आंसर है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न, और इस एपिसोड का लास्ट प्रश्न है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं और अपने उत्तर को देते हैं। यहां पर क्या लिखा गया है? थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन डज द लिथोस्फीयर मूव कवर द स्थेनोस्फीयर। अर्थात निम्नलिखित में से किस क्रिया के माध्यम से स्थल मंडल अस्थिर मंडल के ऊपर गति करता है? विकल्प क्या लिखा है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, फिर लिखा गया है प्लेट विवर्तन की, फिर लिखा गया है डिपोजिशन, फिर लिखा गया है अपक्षय। एक ही प्रक्रिया है, उसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक के अंतर्गत ही 3 प्रकार का मूवमेंट होता है। एक डाइवर्जेंस होता है, एक कन्वर्जेंस होता है और एक पैरेलल होता है। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा ये हो जाएगा प्लेट टेक्टोनिक। और आज का हम क्लास यहीं पर विराम देते हैं और पुनः हम लोग नेक्स्ट क्लास में शेष प्रश्नों की चर्चा करने के लिए उपस्थित हो जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।